रिपोर्ट राइटिंग में जहाँ उसके कंटेंट स्ट्रक्चर वगैरह की अहमियत है, वहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि उसमें अल्फाज का चुनाव यानी वोकैबुलरी और ग्रामर की दुरुस्ती पे भी ध्यान दिया जाए. लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट बेटर. हियर आर सम पॉइंट्स. एक तो ये कि जैसे कोई भी जब चीज़ लिखी जाए तो उसको प्रूफ रीडिंग करना लाजमी है, और इसीलिए ये कहा जाता है कि उसको बिल्कुल डेडलाइन जो सबमिशन की है उस पे ले जाके चीज़ ख़त्म नहीं करनी चाहिए, पहले से करनी चाहिए. उसको 1-2 दिन आराम से देखें, प्रूफ रीड करें, उसमें पंक्चुएशन की कोई एरर्स ना हो, ग्रामेटिकल एरर्स कोई ना हो. उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्पेलिंग्स किए जाते हैं वो 2 तरह के करेक्ट स्पेलिंग्स हैं, एक तो ब्रिटिश और एक अमेरिकन. जैसे कि जो लफ्ज़ है प्रोग्राम, उसको सिर्फ एक एम के साथ भी लिख सकते हैं और आखिर में ME के साथ, जो कि ब्रिटिश तरीका है, और सिर्फ M जो है वो अमेरिकन तरीका है. आप दोनों में से जो भी फॉर्मेट फॉलो करें, मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंटली फॉलो करें, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट में अगर ब्रिटिश स्पेलिंग्स फॉलो हो रही हैं तो वही हो, और अगर अमेरिकन स्पेलिंग्स फॉलो हो रही हैं तो वही हो. और इसको भी ये देख के कि आपकी ऑडियंस या डोनर या क्लाइंट जो है उसको उसकी जो प्रेफरेंस है उसके मुताबिक फिर ये इसका सिस्टम जो स्पेलिंग्स का है उसका चुनाई करें. अच्छा, जार्गन या टेक्निकल लैंग्वेज किस हद तक डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट है और थोड़ा सा लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं. कुछ लोग महसूस करते हैं कि इसमें सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो, लेकिन बात यह है कि रिपोर्ट्स जो हैं वो किसी खास ऑडियंस के लिए भी लिखी जाती हैं. वो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स या उसमें काम करने वाले प्रोफेशनल्स जो हैं, ज़्यादातर वही उसकी टारगेट ऑडियंस होते हैं. तो उसमें ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ की जाए, क्योंकि उससे आपको अपने मानी बयान करने में और उसकी सीरियसनेस और अपनी एक्सपर्टीज़ शो करने में भी हेल्प मिलेगी. ये हम नहीं चाहते कि हम इतनी सिंपल लैंग्वेज लिखें या जो जहाँ पे रिक्वायर्ड हैं टेक्निकल टर्म्स वो ना लिखें, इसलिए कि ऑडियंस को आसानी हो और एंड पे ये हो कि ऑडियंस को लगे कि हमारी एक्सपर्टीज़ में कोई कमी है. तो इसलिए कुछ ना कुछ टेक्निकल लैंग्वेज जो उसकी रिक्वायरमेंट है उस फील्ड की, दैट शुड बी देयर. इट शुडंट बी टू कैजुअल और टू इनफॉर्मल और सिंपल, इस तरह से कॉन्वर्सेशनल स्टाइल से नहीं होनी चाहिए. एब्रीविएशंस की रिपोर्ट्स में शुरू में एक लिस्ट भी बनती है, जो एब्रीविएशंस उस रिपोर्ट में इस्तेमाल होंगी, तो उनका वो किस लफ्ज़ का मुखफ़्फ़फ़ है वो तफसील से भी दिया जाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी उनका इस्तेमाल कम करें, कोशिश करें कि सिंपल और छोटे सेंटेंसेस लिखें, लेकिन जहाँ पे अगर ज़रूरत है तो कहीं पे आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दिस इज़ स्लाइटली हैवी पीस ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग. क्वेश्चंस जैसे किसी लिखे हुए में पूछे जाते हैं, वो आप ब्लॉग में तो पूछ सकते हैं कि अगर आपने जैसे पूछना है, इज़ दिस व्हाट वी वांट आवर एजुकेशन सिस्टम टू बी लाइक. इस किस्म के सवाल आप जर्नलिस्टिक राइटिंग में कर सकते हैं या ब्लॉग में कर सकते हैं, लेकिन ये कि रिपोर्ट में इसकी कोई जगह नहीं है. डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा जा सकता. और इसमें इसी तरह आई या यू का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, कहीं पे वी या इदारे का नाम होता है, सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल. लेकिन पर्सनल प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, उसमें जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है और जो उसका टोन है उसमें इनकी जगह नहीं बनती है. अच्छा, कुछ वोकैबुलरी जो रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कुछ हमने वोकैबुलरी आपके लिए यहाँ पे रखी है कि आप इसको देख लें, और ये हम मानी अल्फाज की कुछ लिस्ट हैं, ताकि सेम लफ्ज़ बार बार कहने की बजाय आपके पास ऑप्शंस हो कि ये डिफरेंट अल्फाज आप यूज़ कर सकते हैं दोबारा दोबारा अगर आपने वही मतलब बयान करना है. तो जैसे आपने लिखना है शुरू में, दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिपोर्ट इज़ टू एग्जामिन, आपने एक दफ़ा लिखा, उसके बाद आप लिख सकते हैं द ऑब्जेक्टिव या एम इज़ टू कंसिडर और टू इन्वेस्टिगेट or to calculate or to summarize the findings or the research or the activities या जो भी कुछ. So these are some words with similar meanings which you can use interchangeably or almost interchangeably. इसके अलावा our calculations show that अगर आपने कोई research study है उसकी आपने रिपोर्ट बनानी है, तो आप फिर ये बता सकते हैं कि our calculations show that we can, उसमें ये आप कह सकते हैं we can see from the graph, examining the data we can see आर फाइंडिंग सजेस्ट. सो ये सेम बात कहने के 2-3 डिफरेंट फ्रेजेस हैं जो कि इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकती हैं. अकॉर्डिंग टू आर फाइंडिंग्स, इनिशियल वर्किंग्स, कैलकुलेशंस, एनालिसिस, ये भी एक ऑप्शन है. और उसके अलावा एज अ रिज़ल्ट के बजाय आप कह सकते हैं एज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंटली, ड्यू टू यानी इस वजह से, और सिंस और डिस्पाइट. तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको कि आप यूज़ करके, और इस तरह की और भी चीज़ें आप अगर रिपोर्ट्स आपने लिखनी है तो और रिपोर्ट्स पढ़ें और देखें कि आप अपनी रिपोर्ट को कैसे प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर अच्छी तरह कर सकते हैं, और उसमें वोकैबुलरी और ग्रामर किस तरह से डिफरेंट है. नोटिस करें कि दूसरी जो लिखा जाता है, जो आप ऑनलाइन पढ़ते हैं सोशल मीडिया ब्लॉग्स वगैरह पे, हाउ इज़ इट डिफरेंट एंड हाउ यू कैन
you adopt that style also for similar assignments.